बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ईरान एक मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहा है? अगर अबनाए हरमस बंद हो गई तो क्या दुनिया की मईशत चंद दिनों में बैठ जाएगी? ईरान के एक फैसले ने अमेरिका, फ्रांस और खलीजी ताकतों को हिला कर रख दिया। क्या मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ जंग नहीं बल्कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है? टैंकर जल रहे हैं, मिसाइल बरस रहे हैं और दुनिया खामोशी से खौफजदा खड़ी है। ईरान ने खुलकर चैलेंज दे दिया, अब खलीज में हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान इस खतरनाक जंग में कहाँ खड़ा है? खामोशी के पीछे क्या राज छुपा है? फ्रांस, अमेरिका और ईरान आमने सामने। क्या अब सफारतकारी खत्म हो चुकी है? तेल, ताकत और जंग मशरिक़ वुस्ता के पानियों में अब सिर्फ जहाज नहीं, पूरी दुनिया डूब रही। अगर ये जंग फैल गई तो सबसे पहले किस मुल्क की मईशत तबाह होगी, जो आपको हैरान कर देगी? ईरान के मिसाइल, अमेरिकी बहरी भेड़े और पाकिस्तान की खामोश हिकमत अमली। असल खेल क्या है? आज हम आपको आलमी जो खबरें हैं उससे भी आगाह करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा है, आलमी मंडियों में तेल के उतार चढ़ाव, यूरोप तवानाई के मुमकिन बहरान के लिए तैयार और सफारती रहनुमा फौरी मुज़ाकरात के लिए जमा हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने से आलमी मंडियों में बेचैनी है। फ्रांस ने आबनाए हरमस की सूरत हाल पर नई सफारती कोशिशों का आगाज कर दिया है। चीन और यूरोपीय ममालिक में तवानाई सप्लाई के हवाले से तशवीश में इजाफा हुआ है और आलमी तेल की कीमतें जो है $120 फी बैरल से भी तजावज कर गई। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी पर मुहतात हिकमत अमली अपनाने का ऐलान किया है। थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी चलते हैं कि मार्करुल हक जो है 6 मई को हुआ था। आज पाकिस्तान में मार्करुल हक के हवाले से सिक्योरिटी या कौमी सलामती के मामलात पर खसूसी जो है तवज्जो दी गई है। अहकाम के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद मुल्क में अमन व अमान, इस्तेहकाम को यकीनी बनाना, दहशतगर्द अनासर की नकलो हरकत पर नजर रखना और हसास तनसीबात की हिफाजत को मजबूत बनाना था। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियत, कौमी खुद मुख्तारी और दाखिली सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिक्योरिटी इदारे मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं, जबकि अवाम से भी मुहतात रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। पाकिस्तान का किरदार जो है फ्रांस पर हमलों के इल्जामात, टैंकर्स, बहरान और मशरिक़ वुस्ता की बदलती जंगी सूरत हाल। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हर नई पेशरफ्त आलमी सियासत, आलमी मईशत और तेल की मंडियों को हिला कर रख देती है। ईरान, अमेरिका, इसराइल, खलीजी रियासतें, फ्रांस और अब पाकिस्तान सब एक ऐसे पेचीदा जुगराफियाई खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। पिछले चंद हफ्तों में आबनाए हरमस में कशीदगी, ईरानी हमलों, अमेरिकी बहरी नाकाबंदियों, टैंकों पर हमले, खलीजी ममालिक में मिसाइलों पर हमले और फ्रांस समेत यूरोपीय ताकतों की बढ़ती हुई मुदाखलत ने इस बहरान को एक खतरनाक मरहले में दाखिल कर दिया। ये सवाल अब सिर्फ ये नहीं रहा कि ईरान क्या चाहता है, बल्कि असल सवाल ये है कि अब क्या दुनिया एक नई आलमी जंग के दहाने पर खड़ी। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, जनाब लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब क्रिकेट के हुसन फरदार साहब ने। अ, आज उनसे बातचीत हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या ईरान वाकई मुकम्मल जंग की तैयारी कर रहा है या सिर्फ ताकत का मुजाहरा कर रहा है? क्या समझते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है वो जंग नहीं चाहता है, अमेरिका भी नहीं चाहता और दोनों ये चाहते हैं कि मुआहदे की तरफ आएँ। इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, पहले तो जंग सीज़फायर तो ऑलरेडी है
और उसमें अमेरिका ने शुरू किया था ऑपरेशन फ्रीडम जो है, जहाज़ों को जो फँसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में उनको वहाँ से निकालने के लिए। तो वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया कि उसको हम टेम्परेरी होल्ड कर रहे हैं। और फिर अब दोनों जो हैं, आपको पता है कि उनके दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग जो है पाकिस्तान की एफर्ट से वो हो गई है और 30 दिन के लिए मजीद जंगबंदी का ऐलान हो गया है। और दोनों अब जो हैं वो उनके दरमियान में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी उनका एक्सचेंज हो गया है। और सुनने में ये आ रहा है कि दोनों उस पे एग्री कर गए हैं। और अब ये जो है दोनों बढ़ेंगे किसी अमन मुआहदे की तरफ। तो उस लिहाज से हम देखें तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट से लगता है कि लोगों को होप है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे दोनों अभी आस्ता आस्ता किसी सेटलमेंट की तरफ और किसी अमन के मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया और बीच में कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो उम्मीद है कि मशरक़ वुस्ता में अमन आ जाएगा। इससे ये भी लगता है कि जो जो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था ईरान के लिए अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड ने, वो डेफिनेटली मौसर था। और उससे ईरान के अंदर काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे थे अवामी सतह के ऊपर, क्योंकि लोगों को अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए उसमें उनको मसला बन रहा था। तो एक प्रेशर ये भी था। बट साथ-साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान की भी कोशिशें थी कि किसी तरीके से ये दोनों अमन की तरफ आएँ। तो ये सारे फैक्टर जो है मिल-जुल के अभी मेरा ख़्याल है कि अभी तक जो लग रहा है कि ये पॉज़िटिव आउटकम है। और इस आउटकम से दोनों जो हैं अब अमन की तरफ जो है वो चलेंगे। कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं जिसमें ये है कि अमेरिका जो है वो आस्ता-आस्ता अपनी सैंक्शंस कम करेगा। ईरान जो है वो आस्ता-आस्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसको नरम करता जाएगा। हुँ। और जहाज़ों की जो आमद-ओ-रफ़्त है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो अभी पॉज़िटिव डेवलपमेंट हुई है, इस पे प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल जो है उसके ऊपर एक ट्विटर मैसेज भी दिया है। और हुँ। उसमें भी यही होप ज़ाहिर की है कि इंशाअल्लाह एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी अच्छी पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। और इससे ये भी हुआ है कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है, जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं क्रूड ऑयल की दुनिया में, वो भी नीचे आ गई हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने सुना तो वो तकरीबन $98 तक आ गई हैं। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। तो लेट्स होप कि ये पॉज़िटिवली ही आगे बढ़े और बीच में कोई और रखना या कोई रुकावट जो है इसमें ना हो। थैंक यू वेरी नहीं, मच। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, क्या आप समझते हैं कि आबनाए हरमुज़ अगर बंद हो गई तो दुनिया कितने दिनों तक तेल के बगैर चल सकती है? नहीं, वो आपने हुर्मज़, आपको पता है कि ये जब बंद की गई है तो उसके बाद फिर इसमें जो जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त थी, पहले तो कंट्रोल्ड रही, ईरान उसको कंट्रोल कर रहा था। और जब ये ब्लॉकेड हुआ है तो फिर उसमें मज़ीद ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। पहले जहाज़ इसमें एक दिन में तकरीबन 135 और 150 के दरमियान में गुज़रने वाले जहाज़ों की तादाद होती थी। लेकिन हुँ। ये जंग की वजह से कम होके तो ये तकरीबन 10 से 15 शिप्स तक नीचे आ गई थी। हुँ। तो वो भी जब ये ब्लॉकेड हुआ तो वो मज़ीद कम हो गई, क्योंकि ईरान की पोर्ट से जो जहाज़ आ रहे थे, अमेरिका ने उनको फिर आपने हुर्मुज़ से गुज़रने नहीं दिया, उनको वापस किया। हुँ। तो उस लिहाज से ट्रैफ़िक जो है वो काफ़ी कम हो गई हुई थी। लेकिन उससे जो आलमी मईशत के ऊपर और तेल की सप्लाई पे
जो असरात आने थे वो आ चुके थे, और अगर मज़ीद बंद रहती तो ज़ाहिर है मज़ीद भी होते, लेकिन जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अल्टरनेटिव कुछ इसका ढूँढ लिया हुआ था। जैसे हुँ, आपको पता है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की ईस्ट टू वेस्ट एक पाइपलाइन है, तो वो उन्होंने बजाय पर्शियन गल्फ़ में अपना ऑयल सप्लाई करने के, उन्होंने रेड सी में उस पाइपलाइन के से ले जाकर तो वहाँ पे शुरू कर दिया था सप्लाई करना। हुँ, इसी तरह जो यूएई है, यूएई में भी उनको प्रॉब्लम इस तरह से नहीं हुआ कि फुजेरा जो उनकी ऑयल टर्मिनल है वहाँ पे, जो कि जो अरेबियन सी में खुलता है, और उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से नहीं गुज़रना पड़ता जहाज़ों को, तो वो भी काम कर रहा था। इराक ने भी तुर्की के ज़रिए अपना कुछ ऑयल जो है, वो सप्लाई करना शुरू कर दिया था। कुवैत जी, ने ये किया था कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन थी, उसको स्लो कर दिया था, और अपने जो लोकल मार्केट में कंज़म्पशन थी, वो कर रहे थे, लोकल रिफाइनरीज़ को ऑयल दे रहे थे, अपनी स्टोरेज को भर रहे थे। तो वहाँ भी इस तरह से मतलब वो चल रहा था मामला। कतर को अलबत्ता प्रॉब्लम था कि उनकी गैस का कोई सूटेबल हल नहीं निकल रहा था। तो ये इस तरह का वो था, बट थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हो गया हुआ था। फिर अल्टरनेटिव जो अरेंजमेंट थे दुनिया के मुल्कों ने वो भी कर लिए हुए थे। तो एक इफ़ेक्ट तो ज़ाहिर है था, ऑयल की कीमतों के ऊपर भी उसका असर जो नज़र आ रहा था। बट डाइवर्सिफ़ाई सोर्सेज़ को जो मुल्क हैं दुनिया के, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, बाकी जो मुल्क हैं यूरोप के, उन्होंने कर लिया हुआ था। हुँ, यूरोप वाले नॉर्वे और अमेरिका और कनाडा से ऑयल उन्होंने लेना शुरू कर दिया था, हुँ, और चाइना ने वेनेज़ुएला से, अंगोला से और सऊदी अरब से भी वो ऑयल ले रहे थे। तो इस हुँ, तरह से डाइवर्सिफ़ाई हो चुका था। तो हुँ। इफ़ेक्ट इसका था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि तेल की कीमत शूट अप करके तो 150 या $200 पर बैरल पे चला जाए। ऐसा नहीं हुँ। होने दिया गया। क्या आप समझते हैं कि क्या ईरान के हमलों ने मग़रबी ताकतों को खौफ़ज़दा कर दिया है? देखिए खौफ़ज़दा तो मैं नहीं समझता कि खौफ़ज़दा वो हुए होंगे, लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली चूँकि अ, ऑयल की सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई, गैस की सप्लाई डिसरप्ट हो गई, उसके साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स की शक्ल में या हीलियम की शक्ल में, या और डिफरेंट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हुँ, चूँकि मिलना बंद हो गई, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा था, इकोनॉमिस्ट को प्रॉब्लम हो रहा था। और ये चूँकि इनकी इंडस्ट्रियल यूटिलाइज़ेशन है इन सारी चीज़ों की, तो जी, वो जो मुतल्लिका इंडस्ट्री थी वो भी उसकी परफ़ॉर्मेंस जो थी, उसकी प्रोडक्शन जो थी, वो भी अफ़ेक्ट हो रही थी। फिर फर्टिलाइज़र्स की वज़ह से ये लग रहा था कि जो आइंदा फसलें काश्त होंगी, उनके जी, लिए फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं होगी, तो वो बड़ा मसला बन जाएगा। फूड प्रोडक्शन जो है, वो कम हो जाएगी, और उससे जो फूड सप्लाई है दुनिया के अंदर, जो फूड सिक्योरिटी है, उसमें मसला पेश आएगा, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जिसमें ऑलरेडी फूड शॉर्टेज है। तो जी, इस तरह की एप्रीहेंशन्स थी, खौफ नहीं था, एप्रीहेंशन्स थी कि ऐसे मसाइल दुनिया में जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो अभी ये जो मुआहदा इनका होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी हम सुन रहे हैं कि असूली तौर पे दोनों एग्री कर गए हैं, तो उससे होपफुली लगता है कि अब ये चीज़ें आस्ता-आस्ता जो हैं, वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये भी दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जी, आमने हुर्मुज़ भी आस्ता-आस्ता जो है वो खुल जाएगी, और जो ट्रैफ़िक है शिपिंग की, वो वहाँ पे आस्ता-आस्ता बहाल होना जो है, वो शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। फ्रांस जो है अचानक मशरिक़ वुस्ता के बहरान में इतना सरगर्म क्यों हो गया? ये देखें, डेफ़िनेटली हर मुल्क के इसके अंदर इंटरेस्ट्स हैं, और उन इंटरेस्ट्स की वजह से
वो सब चाहते हैं कि ये जो भी मसाइल हमारे बन रहे हैं, इसकी कोई सूटेबल सेटलमेंट हो। तो इसलिए अभी इसमें ना सिर्फ फ्रांस, बल्कि आपको याद है कि ये जब ये अटैक हुआ है साउथ कोरिया के जहाज के ऊपर, तो जी, साउथ कोरिया ने ये कहा कि हम भी ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो एफर्ट्स हैं अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की और जो जहाज अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की, ये जो ऑपरेशन फ्रीडम था इसके तहत, तो वो भी अमेरिका की इन कोशिशों को ज्वाइन कर लें। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी पॉलिसी बना रहा है और उसके मुताबिक ही जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस रीजन में। इस थैंक सूरत यू। हाल में पाकिस्तान जो है इस पूरी सूरत हाल में खामोश क्यों है? क्या आपस से पर्दा कुछ और चल रहा है आपके ख्याल में? नहीं देखिए, पाकिस्तान खामोश नहीं था। लेकिन जितनी फैन फेयर से या जितना मतलब शोर शराबे से डिप्लोमेसी पहले हो रही थी, उसकी बजाय अभी एक आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ खामोश डिप्लोमेसी जो है जी, वो ज्यादा हो रही थी। जी, और उसी का ही रिजल्ट निकला है एक्चुअली अभी कि जी, दोनों इस पे एग्री कर गए हैं कि हम एक अमन मुआहदे की तरफ जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हटा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अप्रिशिएबल है कि पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद और बार-बार इन मुज़ाकरात में इंटरप्शन हो रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने हौसला नहीं हारा और एज़ ए मीडिएटर पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी और दोनों पार्टीज़ जो हैं, उनसे राब्ता रख के गुफ्त-व-शनीद करके कोशिश यही करते रहे कि उनको किसी कॉमन एजेंडे पे लाएँ और किसी ऐसे एजेंडे पे लाएँ कि जिससे दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो। तो हुँ, अभी जो मुआहदे की तफ़सीलात सामने आ रही हैं कि जी, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो जिन नुकात पे एग्री की हैं, ईरान जो है वो न्यूक्लियर पे एग्री कर रहा है। जो अमेरिका है वो सैंक्शंस को नरम करने पे एग्री कर रहा है। ईरान जो है वो जो अमेरिका की शराइत हैं बाकी, उनको मानने के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिका जो है वो ईरान के जो पॉइंट्स हैं उनको अ, उनको मानने की तरफ अपना रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहा है। मसलन सैंक्शंस का मैंने बता दिया कि आस्ता-आस्ता अमेरिका ने कहा हम लिफ्ट करेंगे, फ़ौरन नहीं, सारी नहीं, लिफ्ट करेंगे आस्ता-आस्ता। इसी हुँ, तरह जो ईरान के फ्रोज़न एसेट्स हैं, वो भी अमेरिका ने कहा कि हम आस्ता-आस्ता उसको भी खोलेंगे। तो इस तरह की पॉज़िटिव जेस्चरिंग जो है वो दोनों की तरफ हो रही है और इन्हीं पे कहीं पे कोशिश हो रही है कि मुआहदा जो है, फाइनल मुआहदा जो है, वो किसी तरीके से तय पा जाए ताकि दुनिया को दोबारा से अमन नसीब हो और खित्ता जो है वो नॉर्मैलिटी की तरफ जाए। थैंक यू वेरी जी। मच। ये जो 30 दिन की जो आई मीन आप सीज़फायर की बात कर रहे थे कि अभी हमारे पास जो है ये भारतीय दबाव और बढ़ती हुई कशीदगी के बाद जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ताकतों ने जो खित्ते में 30 रोज़ की जंग बंदी की तजवीज़ पर बातचीत को तेज़ किया है। अभी ये कन्फर्म नहीं है, ज़राए के मुताबिक इस मुजवज़ा सीज़फायर का मकसद फौरी फौजी कार्रवाइयों को रोकना है, इंसानी इमदाद की फ़राहमी को मुमकिन बनाना है, बड़े पैमाने पर जंग के खतरात को कम करना है। अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, खलीजी रियासतों और अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस आरज़ी जंगबंदी को खित्ते में अमन की तरफ पहला कदम करार दे रहे हैं। जंग जो है वो ईरान और दीगर फ़रीक़ैन ने भी बाज़ शराइत के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर 30 रोज़ा सीज़फायर कामयाब हो जाता है तो तेल की आलमी कीमतों में वक़्ती इस्तेहकाम आ सकता है। आबना हरमस में जो बहरी कशीदगी है उसको कम हो सकती है। आलमी मईशत पर दबाव जो है कम होने का भी इम्कान है और खित्ते में एक बड़ी जंग के खतरात वक़्ती तौर पर टल सकते हैं। ताहम माहिरीन ये भी खबरदार कर रहे हैं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल अमन की ज़मानत नहीं, क्योंकि खित्ते में इत्मीनान का शदीद फुक़दान अब भी मौजूद है। जो अ,
तो यही सूरत हाल है अब तक की जो हमारे पास जो है खबरें आ रही है। लेकिन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर जंग फर्ज कीजिए अगर बढ़ जाती है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो? जी, ये देखिए, पाकिस्तान जो है, उसकी चूँकि मिडल ईस्ट में इस वक़्त बहुत गहरी इन्वॉल्वमेंट है। एक तो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का जो है सऊदी अरब के साथ एक अमन का मुआहदा भी है, जी, और दोनों ने ये तय किया हुआ है कि अगर एक पे हमला होगा तो उसको दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा और उसके मुताबिक रिएक्ट किया जाएगा। तो हुँ, उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्टीज़ होंगी। और ये जो अमन मुआहदा अभी जिसकी बातचीत जिसके लिए हो रही है, जी, और जिसके लिए जो सीज़ फायर है, जी, उसमें भी वो उसको मुद्दत को बढ़ाया गया है 30 दिन के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर उसके बावजूद कि दोनों साइड जो हैं वो एक अमन मुआहदे की तरफ विज़िबली आने की कोशिश कर रही हैं। हुँ, अगर वो नहीं हो पाता तो फिर वो ये खित्ता जंग की तरफ चला जाएगा, जिसकी हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। तो जी, उसमें फिर ज़ाहिर है उसमें प्रॉब्लम होगा। हुँ, लेकिन अब ये खित्ता जंग की तरफ अगर जाता है तो मैं समझता हूँ कि अ, हमें वो तमाम ऐसे जो फैक्टर्स हैं, जो इस खित्ते को जंग की तरफ ले जा सकते हैं, इस जी, मुआहदे के अंदर उन सारे फैक्टर्स को लेके आना चाहिए, और उसका कोई हल जो है, वो तय होना चाहिए जब मुआहदा होता है फाइनल, जब भी होता है, वो तय होना चाहिए कि जी अब ये सारे अवामिल जो कि इस खित्ते को जंग की तरफ लेके गए हैं, उनको कैसे उनसे डील किया जाए, कैसे उन फैक्टर्स को ख़त्म किया जाए, ताकि दोबारा से जो इस खित्ते में जंग जो है वो ना हो। हुँ, उसमें आपको पता है जंग की एक बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। हुँ, दूसरी जंग की बड़ी वजह जो है वो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मुसलमान मुल्कों में और इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक्टिव हैं, और उनकी वजह से ये वो भी एक बड़ी वजह है जंग की। हुँ, और इस जंग के दौरान भी वो एक्टिव रहीं और उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया। तो ये ऐसे तमाम फैक्टर जो कि इस खित्ते में जंग का बायस बन सकते हैं। जी, तो जब ये अभी मुआहदे के लिए बातचीत होती है, उन सारे फैक्टर्स को बीच में ला के तो फिर ख़त्म करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, जिनसे ईरान ने मुसलमान मुल्कों के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर अ, बदअमनी पैदा की हुई है और खाना जंगी बर्पा की हुई है, जैसे यमन में की हुई है, या जैसे इराक में है, या सीरिया में, या लेबनान में। तो इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। और देखिए, अगर अमन इस खित्ते में होना है, तो ईरान और इज़राइल दोनों को अपनी पॉलिसीज़ ऐसे तरतीब देनी पड़ेंगी कि इस खित्ते में जो अमन-अमान है, उसको ये दोनों डिस्टेबलाइज़ ना करें। हुँ, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जो अमन है, उसको डिस्टेबलाइज़ दोनों कर रहे हैं, इज़राइल भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। हुँ, तो इनकी जो पॉलिसी है खित्ते को डिस्टेबलाइज़ रखने की, वो उसको भी ये मुआहदे के लिए, जब फाइनल मुआहदे के लिए बातचीत होती है, तो इन फैक्टर्स को आई एम श्योर के बीच में फिगर इन किया जाएगा, हुँ, ताकि जो भी अमन कायम हो, वो देर पा अमन हो, ये ना हो कि अमन कायम हुआ है और कुछ अरसे बाद दोबारा से जंग शुरू हो जाए। तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात। एक ये चीज़ों को ज़हन में रख के तो आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। क्या सर, क्या 30 रोज़ा जो सीज़फायर वाक़ई अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ़ जंग-बंदी की तैयारी का ब्रेक वक़्फ़ा है? ये इसमें दुनिया ने बड़ी उम्मीदें ज़ाहिर की हैं, और अमेरिका के अंदर भी लोग जो है वो काफ़ी होपफुल हैं कि कोई ना कोई मुआहदा जो है वो हो जाएगा, और ईरान की तरफ से भी जो सिग्नल आ रहे हैं वो पॉज़िटिव ही आ रहे हैं।
तो उस लिहाज से ये है कि उम्मीद है कि ये मुआहदा जो है ये तय पा जाएगा और बेहतरी को सिलसिला हो जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर कि ऐसा जो है वो है, क्योंकि देखें ईरान में भी ईरान के अंदर जो जो लोग ईरान की रजीम से तंग हैं, ये जो मजहबी रजीम है ईरान की, इससे जो ईरान के लोग तंग हैं, अगर उन ब्लॉकेट की वजह से उनको ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिलेंगी, उनकी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी जी। और ईरानी जो रजीम है, मजहबी रजीम, उसका कोई हल नहीं निकाल सकेगी, तो लोग दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो हुँ, ये इंटरनल जो प्रॉब्लम है ईरान की हुकूमत को लोगों की तरफ से, वो गया नहीं है, वो प्रॉब्लम है। और तलाक जो है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान हुर्मुज़ पे टिक नहीं कर रहा, ईरान के लोगों में और ईरान की जो रजीम है उसके दरमियान में भी एक तलाक टिक कर रहा है। अगर ये रजीम जो है लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करने में नाकाम रहती है हुँ, और लोगों के जो मसाइल हैं हल नहीं कर पाती, तो लोग एहतजाज में दोबारा खड़े हो जाएंगे इसके खिलाफ और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे और फिर ईरान के अंदर मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ईरान की हुकूमत भी इससे बचना चाहती है, तो इसलिए ये है। अलबत्ता ये है कि जो आईआरजीसी है, जो ईरान की मजहबी क़यादत और मजहबी फ़ौज है आईआरजीसी, हुँ, वो उनके अंदर अमेरिका से मुआहदा करने के बारे में इख्तिलाफ़ात हैं। जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान की, वो तो चाहती है कि मुआहदा हो जाए और ईरान एक नॉर्मल कंट्री बन जाए। लेकिन ये जो मुल्ला रजीम है इसके अंदर, उनमें इख्तिलाफ़ात हैं। उनमें कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें जंग जारी रखनी चाहिए, हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहिए, हम मशरिक़ वुस्ता में जो प्रॉक्सीज़ वारफेयर कर रहे हैं उसको जारी रखना चाहिए, उसको हमें इन चीज़ों को बंद नहीं करना चाहिए। तो उसके दरमियान में वो जो मजहबी रजीम है उसके अंदर ये इख्तिलाफ़ात हैं। तो इस अमन मुआहदे की तरफ आने के लिए और इसको देरपा बनाने के लिए या इसके ऊपर एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस करने के लिए, जो मजहबी क़यादत है ईरान की, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं और ग्रुपिंग हुई हुई है, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी मुआहदा हो, एक तो मुआहदा हो पाए और जब हो तो फिर वो देरपा अमन मुआहदा हो। थैंक यू वेरी मच। वकील साहब, अगर फ़र्ज़ कीजिए ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान असल ताकत का जो खेल है, आखिर कहाँ जाकर रुकेगा ये? क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुआहदे में ज़ाहिर है जो इज़राइल के कंसर्न्स हैं ईरान के बारे में, या ईरान के इज़राइल के बारे में हैं, वो सारे बीच में फैक्टर इन होंगे हुँ, और उनका कोई ना कोई हल जो है वो तलाश किया जाएगा। हुँ, क्योंकि ईरान से इस वक़्त जो ख़तरा है वो इज़राइल को है, ईरान से जो ख़तरा है वो अरब ममालिक को है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं, इज़राइल पे कम किए हैं और अपने जो मुसलमान अरब मुल्क हैं उन पे ज़्यादा अटैक किए हैं, उनको भी ख़तरा है। तो ये इन सब के कंसर्न जो हैं ईरान के मुताल्लिक, ईरान की पॉलिसीज़ के मुताल्लिक, वो भी इस मुआहदे के अंदर उनको लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान में भी, इज़राइल और ईरान के दरमियान में भी जो अमन है वो कायम हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक अरब मुल्कों का और इज़राइल का ताल्लुक है, तो वो तो ये जब तक हमास ने अटैक नहीं किया था 7 अक्टूबर 2023 को जब अटैक हुआ है, उससे पहले अरबों के और इज़राइल के जो ताल्लुकात थे, वो नॉर्मलाइज़ हो रहे थे और बेहतरी हुँ, की तरफ जा रहे थे। ये तो हमास ने जो बीच में अटैक किया इज़राइल के ऊपर, उससे सारी सिचुएशन जो है वो बिगड़ गई और वो पीस प्रोसेस जो है वो मतलब डिरेल हो गया या सस्पेंड हो गया। तो अब ये है कि ये इस मुआहदे में होपफुली इंश्योर किया जाएगा कि ईरान दोबारा से इस तरह की अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हरकत ना करे, जिससे मिडल ईस्ट का अमन जो है वो डिस्टेबलाइज़ हो
और मिडल ईस्ट का जब अमन कहते हैं तो फिर वो अमन जो है वो ज़ाहिर है वो इज़राइल के लिए भी है, अरब मुल्कों के लिए भी है और ईरान के लिए है, तीनों के लिए है। तो ऐसी पॉलिसीज़ ईरान और इज़राइल दोनों को इख्तियार करनी पड़ेंगी कि जिससे इज़राइल में जिससे मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो और जंग जो है मज़ीद किसी सूरत में दोबारा ना शुरू हो। थैंक यू वेरी मच। बरगेज़ साहब, क्या आप समझते हैं कि फ्रांस और यूरोपियन ममालिक जो हैं, इस वक़्त जो है सिर्फ़ सफारतकारी कर रहे हैं, या फिर ये है कि वो किसी जंगी तैयारी भी जारी है उनकी? देखिए, जो फ्रांस और यूरोपीय ममालिक हैं, आपको पता है कि वो जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे और अमेरिका ने कहा है कि आप नेटो कंट्रीज़ हैं, आप मेरी इस एफर्ट में जॉइन करें, तो नेटो कंट्रीज़ जो यूरोपियन हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो आपने हमसे मशवरा नहीं किया इस जंग को शुरू करने से पहले, और दूसरा ये है कि नेटो का जो चार्टर है वो ये कहता है कि नेटो उस वक़्त किसी मुल्क पे हमला करेगी जब वो मुल्क पहले नेटो के किसी मेंबर पे अटैक करेगा। तो चूँकि ईरान ने पहले नेटो के किसी मेंबर मुल्क पे अटैक नहीं किया, लिहाज़ा हम आपका इसमें साथ नहीं दे सकते। आपने नेटो के जो चार्टर है, उसकी भी खिलाफ वर्ज़ी की है, इन्होंने अमेरिका को कहा है। लिहाज़ा वो इसमें शामिल नहीं हुए, इस जंग में शामिल तो नहीं हुए वो। और इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नाराज़ भी हुए हैं इन मुल्कों से। बट वो ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और उनका जो असूली मौक़िफ़ था वो ठीक भी था। बट उसमें फिर ये हुआ कि वो आराम से नहीं बैठे, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है उसके बंद होने से यूरोपियन ममालिक जो हैं, उनके ऊपर भी असरात हो रहे थे। तेल की सप्लाई के असरात हो रहे थे, गैस की अवेलेबिलिटी के असरात हो रहे थे, फर्टिलाइज़र्स के और बाकी सब चीज़ों के, जैसे बाकी दुनिया पे थे, इस तरह यूरोप पे भी असरात हो रहे थे। तो वो कंसर्न्ड थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुले। उसके लिए आपको पता है कि उन्होंने आपस में इजलास भी किए। फ्रांस में भी उनका मीटिंग हुई और उनकी गुफ्तगू जो थी वो जारी थी, और वो ईरान पे ये एम्फसाइज़ कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को आप खोलें, इसको बंद ना करें, ताकि जो दुनिया में प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं इसके बंद होने से वो प्रॉब्लम ना हो। तो यूरोपियन ममालिक ये कह रहे थे जी हम एफर्ट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए, लेकिन हमारी जो एफर्ट है वो डिप्लोमेटिक एफर्ट है। हम ईरान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, लेकिन हम ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। तो ये जो यूरोपियन ममालिक की ये जो एक आप कह लें कि स्ट्रैटेजी थी, जो कि डिप्लोमेटिक थी प्राइमरीली इन नेचर, वो उसको फ्रांस ही लीड कर रहा था, और फ्रांस के साथ जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, वो भी उसको फुल्ली सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह से इनका दोनों का था, ये यूरोपियन कंट्रीज़ की ये पॉलिसी थी इसके बारे में। और इस तरह से वो इस बहरान में अलहदा होकर नहीं बैठ गए, वो इसके हल के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन वो कोशिशें जो थी वो जंग के ज़रिए नहीं थी, डिप्लोमेसी के ज़रिए थी। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या आप समझते हैं कि क्या दुनिया वाक़ई तीसरी आलमी जंग के दाने पर खड़ी है, या सिर्फ़ सियासी दबाव? देखें, जो जो जंग गल्फ में हुई, उसके बाद सीज़ फायर हो गया, तो आम तौर पे लोगों का ये ख़्याल था कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ सिचुएशन जा सकती है। बट मेरा शुरू दिन से ही ये आर्गुमेंट रही है कि ऐसा नहीं है। गल्फ में जो कुछ हो रहा है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ सिचुएशन को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसमें जो दूसरी दो आलमी ताकतें हैं, चीन और रूस, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सिर्फ अमेरिका जो है, सुपर पावर जो है दुनिया की बड़ी, सिर्फ वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी नहीं कर रहे। और बाकी ईरान को कोई खातर खा जो सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट, वो भी नहीं दे रहे थे।
तो इसलिए इस जंग का तीसरी आलमी जंग में तब्दील होना वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि गल्फ के अंदर ना मिलिट्री इंटरेस्ट चाइना के हैं ना रूस के हैं। तो इस जंग का तीसरी आलमी जंग बनने का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं था, और अब भी नहीं है, आगे भी नहीं है। तो इसलिए तीसरी जो जो आलमी जंग है वो उस वक्त होती है जब आलमी ताकतों के जो मुफादात हैं उनका टकराव इस कदर ज्यादा हो जाए और इस कदर वो मतलब इंटेंसिफाई हो जाए कि वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तब आलमी जंग होगी। वो फिलहाल ऐसा जो है वो सिचुएशन नहीं है कि एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन तो जाहिर है चाइना और अमेरिका के दरमियान में जारी है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अभी तक इतना इंटेंसिफाई नहीं हुआ कि वो फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। अभी वो ज्यादातर जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में है। वो अभी तक फौजी मैदान में जो है वो नहीं आया कि जहाँ पे दोनों को आपस में जंग लड़नी पड़े। तो जब ऐसी स्टेज आएगी तब आलमी जंग होगी। उससे पहले मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी जंग हो तो उसमें कोई ऐसा है कि वो आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी आपके ख्याल में नहीं है, तो आने वाले जो 30 दिन हैं खित्ते की मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, आपके ख्याल में अमन या तबाही? नहीं, मैं समझता हूँ कि चूंकि एक विजिबली ये देखे जब से सीज फायर हुआ है वहां से अब तक एक विजिबल इंक्लिनेशन और डिजायर नजर आती है अमेरिका में भी और ईरान में भी कि हमें जंगबंदी की से अमन मुआहदे की तरफ जाना चाहिए, हमें जंगबंदी से दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए काफी उतार चढ़ाव इस सिचुएशन में आए जिससे ऐसे लगता था कि अभी जंग शुरू हो जाएगी, अभी जंग शुरू हो जाएगी। इतनी भी टेंशन आई और इतने भी प्रॉब्लम हुए, सीज फायर की वायलेशन भी हुई। अभी आप देखें कि 2-3 दिन पहले ही वायलेशन हुई है जब ईरान ने यूएई के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं। आल्दो ईरान मुकर गया है, उसने कहा कि मैंने नहीं किए, पता नहीं किसने किए हैं, लेकिन जाहिर है उन्हीं की तरफ से हुए थे। जी, उन्हीं की तरफ से हुए थे। तो ये वायलेशन सीज फायर की हो रही थी और ये सीज फायर काफी फ्रेजाइल था वैसे। तो उस लिहाज से लोग बड़े बड़े शोर नहीं थे, बट दोनों की चूंकि एक विजिबल या बायस जो था इंक्लिनेशन का वो यही था कि जंग की तरफ ना जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आइंदा भी किसी भी वजह से जंग शुरू हो जाने के जो इम्कानात हैं वो मुझे लगता है कि निस्बतन कम है इन दोनों का एटीट्यूड देखते हुए इस सारी सिचुएशन में। उस पे हम बेस कर सकते हैं अपनी असेसमेंट कि लगता है कि दोनों की इंक्लिनेशन जो है ना वो जंग की तरफ नहीं है, तो जंग की तरफ शायद नहीं जाएंगे और दोनों यही कोशिश करेंगे कि हम अमन की तरफ ही जाएं। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेड साहब, ये 6 मई का जो मार्कउल हक था इसके मुतालिक अगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आप डिटेल दे दें, क्योंकि आपको यू आर रिलेटेड टू लाइक डिफेंस टू, आई मीन पाक आर्मी से भी आपका तल्लुक रहा है, तो आई मीन यू कैन बेटर एक्सप्लेन देन मी दो, तो इसके मुतालिक थोड़ी सी रोशनी डाल दें हमारे नाज़रीन के। देखिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो ये जो मार्का हक है और इसको ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का भी नाम दिया गया। ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान और इंडिया है। तो इनकी हिस्ट्री में ये एक इसको कहते हैं वाटरशेड इवेंट, यानी कि एक ऐसा वाकया जो कि हिस्ट्री की डायरेक्शन को सिमत को चेंज कर देता है। एक ऐसा ये वाकया था क्योंकि पाकिस्तान की जो इस जंग से पहले सूरत हाल आम तौर पे इंडिया दुनिया में प्रोजेक्ट कर रहा था, वो ये कर रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत कमज़ोर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी कमज़ोर है, इसकी फौजी ताकत बहुत कमज़ोर है और दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा कर रहा था इंडिया के पाकिस्तान जो है
वो जो आलमी दहशतगर्दी है उसका मरकज़ है। तो यानी कि हर तरफ से नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रहा था पाकिस्तान को इंडिया, और चूँकि हमारी इकोनॉमी कमज़ोर थी तो दुनिया के बाकी मुल्कों की भी हमारे बारे में जो राय थी, वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो हम डिप्लोमैटिकली भी आइसोलेटेड थे, और अरब मुल्कों में भी हमारा जो था कोई बहुत ज़्यादा क्लाउट नहीं रहा हुआ था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की सिचुएशन आप कह लें कि एक जो एक आम दुनिया में कंट्री होता है, उससे भी कम लग रही थी। तो इंडिया ने ये समझा कि पाकिस्तान इस वक़्त बहुत कमज़ोर है जी, और दुनिया मेरे साथ है, अमेरिका मेरे साथ है, मैं अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर हूँ, यूरोप मेरे साथ है और मैं दुनिया का विश्व गुरु हूँ, तो दुनिया मेरी बात मानती है। तो हुँ, अब अगर मैं पाकिस्तान पे अटैक करता हूँ तो पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट करेगी, हुँ, और जब सपोर्ट करेगी और मैं पाकिस्तान को जब डिफीट करता हूँ, तो ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में मेरी बालादस्ती और हेजेमनी कायम हो जाएगी, बल्कि साउथ एशिया में ना सिर्फ कायम हो जाएगी, बल्कि मशरिक़ वुस्ता और फार ईस्ट में भी मेरा जो है एक बालादस्ती जो है मेरी वो कायम हो जाएगी। हुँ, तो इंडिया ये सोच के इंडिया ने ये शुरू किया, और इस लिहाज से हम देखते हैं तो पहलगाम का जो इंसिडेंट जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ, जी, वो उसको हम कह सकते हैं कि वो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। क्योंकि हुँ, जब इंडिया से सबूत माँगे हैं दुनिया ने, तो इंडिया नहीं दे सका दुनिया को कि पहलगाम के वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्वस था। तो हुँ, इंडिया ने सबूत देने के बजाय पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी, मुरीद के ऊपर, बावलपुर में और आज़ाद कश्मीर के कुछ जगहों के ऊपर इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की। जी, और उसके बाद फिर आपको पता है पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान से जो कुछ अवेलेबल था पाकिस्तान के पास अपनी फ़ौजी ताकत के लिहाज से, हुँ, हुँ, जब उसका पाकिस्तान ने मुज़ाहरा किया तो ना सिर्फ़ इंडिया परेशान और हैरान रह गया, पूरी दुनिया हैरान रह गई कि पाकिस्तान इतना ताकतवर था और हमें पता ही नहीं चला है। हुँ, तो हुँ, उससे पाकिस्तान का दुनिया में जब पाकिस्तान को फ़तह अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई इस मार के हक़ में, तो दुनिया में पाकिस्तान का जो स्टैचर है, जो मुकाम है, वो बहुत बढ़ गया, और दुनिया को पता चला कि इस खित्ते में अगर कोई बड़ी मिलिट्री ताकत है, तो वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान है। हुँ, तो पाकिस्तान की इस पोज़ीशन को फ़ौरी तौर पे सबसे पहले जिस मुल्क ने रिकॉग्नाइज़ किया, वो अमेरिका था, राइट। और जिसको अमेरिका आज रिकॉग्नाइज़ भी कर तो ले कह रहे ज़ाहिर है हैं। फिर पूरी दुनिया जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। तो अमेरिका ये स्टार्ट पॉइंट हो गया अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बढ़ने का। जब अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बढ़ा है, तो उससे अमेरिका ने पाकिस्तान का जो रोल है, वो अमेरिका ने इस जो कमांडर थे सेंट्रल कमांड के, उनकी राय जब ली तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल जो है अब साउथ एशिया से बढ़ा के इसको मिडल ईस्ट में भी लाना चाहिए, ताकि मिडल ईस्ट में जो स्टेबिलिटी और अमन चाहिए, उसमें जी, पाकिस्तान एक रोल प्ले करे। जी, तो इस मार का हक की वजह से पाकिस्तान जो है, उसकी दुनिया में प्रेस्टीज और इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ, और अमेरिका ने पाकिस्तान का जो दुनिया में रोल है, उसको साउथ एशिया से निकाल के मिडल ईस्ट में भी ले आया, और मिडल ईस्ट में हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उभरे, एक ऐसे मुल्क के तौर पे, एक ऐसी ताकत के तौर पे हमें रिकॉग्नाइज़ किया गया, जो मिडल ईस्ट में अ, अमन की और स्टेबिलिटी की ज़मानत दे सकता है। और उस लिहाज से फिर जब हमें इतनी प्रोमिनेंस मिली और हमने मिडल ईस्ट में एक रोल प्ले किया, हुँ, और हमारा सऊदी अरब से भी दिफ़ाई मुआहदा हो गया और ईरान से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। तो ये जो जंग हुई, जो पिछले साल जून में जंग हुई, इज़राइल, अमेरिका और ईरान की, और अभी जो इस साल हुई, हुँ, अ, इन दोनों में फिर पाकिस्तान ने, चूँकि दोनों साइडों का ट्रस्ट था पाकिस्तान में, कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान में,
तो फिर पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले किया, जिससे पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार और दुनिया में मकाम मज़ीद बढ़ गया। बुलंद हुआ। तो जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मार का हक ऑपरेशन था, इसमें पाकिस्तान की फतह जो है, उसने इस खित्ते की हिस्ट्री को इस तरह से चेंज कर दिया कि पाकिस्तान का रोल जो है साउथ एशिया से मिडल ईस्ट में भी चला गया और पाकिस्तान एक मिडल पावर बन के उभरा। उससे जी। पहले पाकिस्तान जो था उसको एक माइनर पावर समझा जाता था, लेकिन इस जंग के जीतने के बाद पाकिस्तान एक मिडल पावर बन के उभरा इस खित्ते में। और उसका जो इस जंग में शिकस्त के बाद जो इंडिया को डिसएडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका में पॉलिसी मेकर्स ने ये समझना शुरू कर दिया कि इंडिया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होकर जंग नहीं लड़ सकता, ये हमें चाइना के खिलाफ क्या मदद देगा। तो वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और अमेरिका की, उसको भी बड़ा सख्त धचका लगा। अमेरिका ने उसको डाउनग्रेड कर दिया। उसके बाद अमेरिका और इंडिया जो थे वो क्वाड जो एक पार्टनरशिप है चाइना के खिलाफ, चाइना को कंटेन करने के लिए, उसमें भी एक इंडिया को बड़ी ताकत समझा जाता था। लेकिन वो इस ऑपरेशन के बाद उसको भी उसका स्टेटस भी अमेरिका ने डाउनग्रेड कर दिया और इंडिया को इससे बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा। तो इंडिया का जो रीजनल रोल है मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया क्योंकि उसको अमेरिका की सपोर्ट नहीं रही। अमेरिका की सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गई। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं इस सारे ऑपरेशन से। और चूंकि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बन के उभरा इस जंग के अंदर, तो पाकिस्तान में भी कॉन्फिडेंस आया कि हमें एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मुल्क हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। मुल्कों को, हमारे जो इर्द गिर्द मुल्क हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हम पंगा नहीं ले सकते। और फिर और उसके लिए फिर हमने ये किया, हमें चूंकि इंडिया के अलावा अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ से भी हमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन प्लान किया और अफगानिस्तान की तालिबान रजीम जो कि टीटीपी के खवारिज को सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दी का एक तूफान बर्पा किया हुआ था। पाकिस्तान ने फिर बॉर्डर के पार जाके जो वहां पे बमबारी की है और एंगेज किया है टीटीपी खवारिज के बेस कैंप्स को। उसके बाद अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान की तालिबान रजीम इनको सपोर्ट कर रही थी, उस पूरी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय प्रोग्राम करेंगे हम, चूंकि टाइम की भी कमी है जरा, तो हमें इसके साथ ही जो है हमारे आज के प्रोग्राम का जो है हम इख्तिताम को करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। तो नाज़रीन, क्या 30 रोजा सीज फायर जो है वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ जंग बंदी का एक ब्रेक वक्फा है? दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां मशरिक वस्ता की हर खबर सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आलमी सियासत, आलमी मईशत, तेल की मंडियों और बड़ी ताकतों के तल्लुकात को बराह रास्त मुतासर करती है। ईरान, अमेरिका, इसराइल, खलीजी रियासतें, फ्रांस, रूस और चीन सब इस बहरान के किसी न किसी पहलू से जुड़े हुए। ऐसे माहौल में 30 रोजा सीज फायर की खबरें सामने आना बज़ाहिर उम्मीद की एक किरण महसूस होती। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ एक बड़े तूफान से खामोशी से पहले की खामोशी? तारीख गवाह है कि दुनिया की अक्सर बड़ी जंगों में आर्जी जंगबंदियों को सिर्फ सांस लेने, नए हिकमत अमली तरतीब देने, फौजी ताकत को मुनज़्ज़म करने और आलमी दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि आज जब 30 रोजा सीज फायर की बात हो रही है, तो दुनिया भर के माहिरीन, दफाई तजिया निगार और सियासी हलकों पर गहरी जो है वो नजर रखे हुए हैं।
मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल आम कशीदगी नहीं, ये ताकत, तेल, बहरी रास्तों, नज़रियाती असर और रसूख और आलमी क़यादत की जंग बनती जा रही है। ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, अपने इत्तेहादी और ख़ित्ते में अपने मफ़ादात का दफ़ा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी ईरान पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि तेहरान ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, बहरी रास्तों को खतरे में डाल रहा है और अपने अस्करी नेटवर्क के ज़रिए पूरे ख़ित्ते में असर और रसूख बढ़ा रहा है। इस कशीदगी के दौरान आबना हरमस एक मर्तबा फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा इस बहरी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ मुकम्मल बहरान जो है पैदा हो जाए तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता नहीं बल्कि यूरोप, एशिया, अमेरिका हत्ता कि तरक्की पज़ीर ममालिक भी जो है वो शदीद मुआशी जो है दबाव का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि जब ईरान की जानिब से सख्त बयानात आए और बहरी नक़्ल-ओ-हरकत मुतासर हुई तो आलमी मंडियों में खौफ की लहर दौड़ गई। तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, स्टॉक मार्केटें गैर यकीनी का शिकार हुईं और दुनिया को एक नए तवानाई बहरान का जो है वो खौफ महसूस होने लगा। ऐसे वक़्त में 30 रोज़ा सीज़फायर की तजवीज़ सामने आई। बज़ाहिर इस जंगबंदी का मकसद फौरी फौजी कार्रवाइयों को रोकना, सफारती मुज़ाकरात का रास्ता खोलना और इंसानी बहरान को कम करना बताया जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारे इस सीज़ फायर को खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम जो फ़र्क जो है वो वाक़ई फ़रीक जो है वो अमन चाहते हैं? अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो सूरत-ए-हाल इतनी सादा नहीं। ईरान अपने दफ़ाई निज़ाम को मज़ीद मज़बूत बना रहा है। अमेरिकी बहरी बेड़े ख़लीज में मौजूद हैं। इसराइल मुसलसल सिक्योरिटी ख़दशात का इज़हार कर रहा है। ख़लीजी ममालिक बज़ाहिर ख़ामोश हैं मगर अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव में हैं। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक सफ़ारतकारी के साथ-साथ अपने मुआशी मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सरगर्म है। रूस और चीन भी इस बहरान को सिर्फ इलाकाई मामला नहीं बल्कि आलमी ताकतों के तवाज़ुन के तनाज़ुर में देख रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन का मानना है कि ये सीज़फायर मुस्तकिल अमन से ज़्यादा यानी जंगी हिकमत अमली का वक़्फ़ा हो सकता है। एक ऐसा वक़्फ़ा जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पास जो है वो अम, जो इसको यानी हिकमत अमली का एक ब्रेक है और ऐसे वाक़या जहाँ पर फ़रीक जो है अपनी पोज़ीशन मज़बूत करे, आलमी राय-ए-आमा को अपने हाथ में करे और अगले मरहले की तैयारी करे। ये भी हकीकत है कि मौजूदा दौर में जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। मुआशी पाबंदियाँ, साइबर हमले, मीडिया बयानियाँ, सफारती दबाव और तवानाई की सियासत, ये सब जदीद जंग का एक हिस्सा बन चुके हैं। ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ पहले ही सख्त हैं जबकि मग़रबी ममालिक भी मुसलसल दबाव में हैं, क्योंकि तवानाई बहरान इनकी मईशतों को मुतासर कर सकता है और यही वजह है कि बज़ाहिर जंगबंदी के बावजूद पस पर्दा ताकत का खेल जारी रह सकता है। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत-ए-हाल इंतहाई हसास है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के साथ-साथ मुस्लिम दुनिया में अहम मुकाम रखता है। इसके ईरान, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और ख़लीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद इस पूरे बहरान में इंतहाई मोहतात हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान बज़ाहिर गैर जानबदार नज़र आता है लेकिन हकीकत ये है कि खित्ते में किसी भी बड़ी जंग के असरात पाकिस्तान पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा, बैरूनी दबाव, सरहदी सिक्योरिटी और मुआशी अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंज बन सकते हैं। अवामी सतह पर भी एक खौफ मौजूद है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जंग बढ़ गई तो क्या होगा? क्या दुनिया वाक़ई तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ ताकत का मुज़ाहरा है या वाक़ई कोई बड़ा तसादम करीब है? ये सवालात इसलिए अहम हैं क्योंकि आज दुनिया पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक खित्ते की जंग चंद घंटों में पूरी दुनिया की मईशत, सियासत और अमन को मुतासर कर सकती है। सीज़ फायर अगर कामयाब होता है तो ये यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। इससे सफारती मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है, इंसानी जानें बच सकती हैं और आलमी मईशत को वक़्ती इस्तेहकाम मिल सकता है। लेकिन
अगर ये जंग बंदी सिर्फ वक्ती वक़्फ़ा साबित हुई, तो आने वाले दिन ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब बड़ी ताकतें बराह रास्त या बिला वास्ता आमने-सामने आ जाएँ, तो सूरत-ए-हाल किसी भी वक़्त जो है वो बेकाबू हो सकती है। यहाँ एक और अहम हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। जंगें सिर्फ मिसाइल और टैंक नहीं बल्कि भूख, महंगाई, बेरोज़गारी, सियासी अदम इस्तेहकाम भी साथ लाती है। अगर खलीज में सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हुई, तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर होगी, तजारती रास्ते दबाव में आएँगे और तरक्की-पज़ीर ममालिक शदीद माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 30 रोज़ा सीज़फायर एक मौका है, लेकिन ये फैसलाकुन लम्हा है। अगर आलमी ताकतें वाक़ई सफ़ारतकारी, मुज़ाकरात और सियासी हल की तरफ बढ़ती हैं, तो शायद खत्ता एक बड़ी तबाही से बच जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ ताकत की नई साफ़बंदी, फ़ौजी तैयारी और सियासी खेल का हिस्सा है, तो दुनिया शायद एक और बड़े बहरान की तरफ तरफ के करीब पहुँच जाएगी। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये जंग-बंदी अमन का दरवाज़ा खोलती है या एक ऐसी खामोशी साबित होती है जिसके बाद तारीख़ का सबसे खतरनाक तूफ़ान आने वाला है। आज के लिए इतना, बहुत शुक्रिया आज हमें जॉइन करने का। हम तो कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कीप वाचिंग लाइव विद ख़ावर यूसुफ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। हम आपकी आरा के हमेशा मुंतज़िर रहते हैं। अपना ख़्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।